हेलो मिस्टर एंड मिसिस एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को कवर करने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में गिवन है। तो आज हम जानेंगे कि ये एंटरप्राइज की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड है और क्या इसका एक्सेप्शन है। साथ ही साथ ये एंटरप्राइज की डेफिनेशन पहले तो हम इसमें कवर क्यों की गई है ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। तो एंटरप्राइज पे ही कॉम्पिटिशन एक्ट अप्लाई होता है। मतलब कोई भी सबसे पहले जो क्राइटेरिया होता है किसी भी कोर्ट का चेक करने का कि यहाँ पे अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस हुआ है या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है, सबसे पहले वो देखते हैं कि क्या ये चीज़, क्या ये एजेंसी, क्या ये पर्सन, जो भी चीज़ है वो जिसके अगेंस्ट हम फाइल कर रहे हैं कंप्लेन, क्या ये एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आता है कि नहीं। अगर आता है तो ही केस आगे कंपटीशन एक्ट में प्रोसीड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये डेफिनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको कवर करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2H। अब देखिए, ये बोलता है एंटरप्राइज मीन्स अ पर्सन और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हु और विच इज और हैज़ बीन, या फिर हो या फिर करता आ रहा हो, इंगेज इन एनी एक्टिविटी, किस एक्टिविटी में हो, ये चीज़ें कौन कौन, पर्सन हो या फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो जो कि इंगेज हो या फिर इंगेज होता हुआ आ रहा हो, हैज़ बीन इन एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी में जो कि रिलेट करती हो किन चीज़ों से। अब वो देखते हैं, प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ। ठीक है, पहले इन टर्म्स को समझते हैं। ये कहता है कि एंटरप्राइज जो है ना, कोई पर्सन भी हो सकता है और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। मतलब दो चीज़ें कवर की गई है, पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब ये पर्सन क्या है? पर्सन मतलब सिर्फ आप इंडिविजुअल मत समझना कि हम एज अ इंडिविजुअल हम ही पर्सन है, नहीं। ये पर्सन की एक अलग से डेफिनेशन दी गई है इसी एक्ट में, वो भी हम कवर करेंगे आगे। तो पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए जो कि किन किन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हो, प्रोडक्शन की, जैसे कि वो कोई चीज़ें प्रोड्यूस करते हो। जैसे भी हम अपने आसपास कोई भी चीज़ देखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्ट्री में तो प्रोड्यूस हुई है ना। तो या तो वो चीज़ हो जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो वो एंटरप्राइज में आएंगे, वो कंपटीशन एक्ट में कवर होंगे, जो कि प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड, वो प्रोडक्शन नहीं करते, स्टोरेज करते हैं खाली। जैसे हम देखते हैं वेयर हाउस का बिजनेस भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग है और चलता है, तो स्टोरेज वाले भी इस डेफिनेशन में आ जाएंगे। फिर सप्लाई वाले, अगर कोई प्रोडक्शन का माल जो है वो सप्लाई करने का काम है तो वो भी इस डेफिनेशन में एंटरप्राइज माने जाएंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो मान लीजिए खाली डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो अलग अलग जगह के डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए गए हैं, वो सिर्फ माल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, या फिर एक्विजिशन से उन्होंने कोई भी चीज़ ली है, जैसे किसी का बना बनाया था उन्होंने एक्वायर किया है, एक्विजिशन है। या फिर उनके पास कंट्रोल है, ठीक है, आर्टिकल्स और गुड्स का या फिर प्रोविजन ऑफ कोई भी सर्विसेज का। तो ये सारी चीज़ें एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आ जाती हैं अगर वो पर्सन है और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट है और इन एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं। तो किन एक्टिविटी में? प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ किसका? आर्टिकल और गुड्स का और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज का, ऑफ एनी काइंड। मतलब बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है, बहुत ही मुश्किल से कोई चीज़ इसमें छूटेगी, वरना सारी चीज़ें एंटरप्राइज में आ जाती हैं। जो छूटेगी वो भी इसमें मैंने कवर की है, वो एक्सेप्शन क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इतना आई होप क्लियर है कि ये चीज़ें, दो पर्सन और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन एक्टिविटीज़ में इंगेज हैं तो वो एंटरप्राइज के डेफिनेशन में आएंगे। और क्या आएगा? और पढ़िए, इन इन्वेस्टमेंट, अगर वो इन्वेस्टमेंट की चीज़ों में रिलेट करते हैं, जैसे कि और इन बिजनेस, इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस में, कौन से बिजनेस में अगर लगे हुए हैं? एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडर राइटिंग और डीलिंग। चार टर्म्स है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडर राइटिंग और डीलिंग किसके साथ? विथ शेयर्स, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स यूनिट्स और डिवीजन और सब्सिडियरीज। मतलब या तो वो खुद लगे हैं या उनकी कोई सब्सिडियरी कंपनी लगी है, उनका कोई यूनिट लगा है, कोई एक डिवीजन लगा है कंपनी का, किस काम में? इन्वेस्टमेंट के काम में। और एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडरराइटिंग और डीलिंग विद शेयर्स, डिवेंचर्स, मतलब सिक्योरिटीज़ के काम में भी अगर वो हैं तो वो भी इसमें आएंगे। किस में आएंगे? एंटरप्राइज की डिफिनीशन में कवर होंगे। तो हमने पहले देखा कि प्रोडक्शन, स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन वाले में है। साथ ही साथ इसमें हमने, इस पार्ट में हमने देखा कि वो इन्वेस्टमेंट में भी है। अगर वो इन्वेस्टमेंट बैंकर है, कोई बैंक वगैरह है, या फिर वो शेयर से डीलिंग करती है कंपनी, तो वो भी एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आएगी। और अगर उसने अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट उसने भी किया तो वो भी कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर पनिशेबल हो जाएगी।
तो उन पे भी मतलब ये एक्ट काफ़ी ब्रॉड हर चीज़ को कवर करता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या नहीं आता, एक्सेप्शन इसी में दिया है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कौन सी एक्टिविटी नहीं आ रही है, रिलेटेबल टू द सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग all activities carried on by department of the central government dealing with atomic energy, currency, defense and space, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट के सिर्फ सॉवरेन फंक्शंस जो होते हैं ना गवर्नमेंट के, वो इंक्लूड नहीं है। अभी सॉवरेन फंक्शन क्या चीज़ है, आई होप आपने टॉट में भी पढ़ा होगा सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शंस। इसमें पेनिनसुलर का एक केस आता है, उसमें डिफाइन किया गया था कि हाँ ये सॉवरेन फंक्शन ये होते हैं और ये नहीं होते हैं। अगर मैं आपको उसका जिस्ट बताऊं तो सॉवरेन फंक्शंस वो होते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं होती है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। द फंक्शंस फॉर विच गवर्नमेंट इज नॉट लायबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ या फिर नॉट सू इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट को उस कामों के लिए सू नहीं किया जा सकता है, तो वो फंक्शंस होते हैं सॉवरेन फंक्शंस। उनके साथ ही साथ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट जो कि एटॉमिक एनर्जी में है, करेंसी के लिए है, डिफेंस के लिए और स्पेस के लिए, अगर वो कोई भी काम करते हैं वो कंपटीशन एक्ट के दायरे में नहीं आता है, और ये आना भी नहीं चाहिए। ये सॉवरेन फंक्शन है, इन्हें कोर्ट से अलग रखा गया है, इन्हें कंपटीशन एक्ट के दायरे से अलग रखा गया है, इसीलिए ये एंटरप्राइज की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। तो यही सिर्फ बचता है, बाकी तो और कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो ना बचता हो, जो कि कंपटीशन एक्ट के दायरे में ना आता हो। तो ये सॉवरेन फंक्शंस और ये 4 डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं आगे, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है सुरेंद्र सिंह बर्मी वर्सेस BCCI। अब हमें पता है BCCI क्या है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, 2010 का ये केस है। इसमें अभी क्वेश्चन उठा कि BCCI एंटरप्राइज है या नहीं है। देखिए केस जो है ना एंटरप्राइज के और हर एक चीज़ के बहुत सारे केसेस हैं, बट यहाँ पे मैंने हर एक इन शॉर्ट वीडियोज़ में 1 या 2 केस ही मेंशन करें हैं। हालांकि कंपटीशन एक्ट के जितने भी केसेस बचेंगे मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। वैसे तो नहीं बचेंगे क्योंकि आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह रहे हैं, उनमें कवर हो जाएंगे। अगर फिर भी बचते हैं तो एक अलग से केस के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगा। अब देखिए इस केस में हुआ क्या, द क्वेश्चन वॉज वेदर BCCI इज एन एंटरप्राइज और नॉट। क्वेश्चन उठा कि BCCI एंटरप्राइज है कि नहीं, क्योंकि अगर एंटरप्राइज होगी तो ही हम कॉम्पिटिशन एक्ट में उसे सू कर सकते हैं। तो BCCI आर्ग्यूड, BCCI ने बोला देखिए हम तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो कि मेंशन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर फॉर एनकरेजिंग एंड प्रमोटिंग द गेम। हम सिर्फ गेम को, क्रिकेट को एनकरेज करते हैं और प्रमोट करते हैं, और हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा कोई प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, ये BCCI ने बोला, ठीक है। अब DG जो कि डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो कि सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कॉम्पिटिशन एक्ट के अंदर, उन्होंने बोला कि ऑल्दो BCCI इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पर इसकी जो एक्टिविटीज़ है ना सारी की सारी कमर्शियल स्फेयर में आती है। मतलब ये एड रेवेन्यूज़ इतना कमा रहे हैं, ये फिर बाकी और चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं, ये फिर अपने राइट्स बेचते हैं, ठीक है, फिर टीवी के राइट्स हैं अलग है, फिर ये मतलब इनकी सारी एक्टिविटीज़ एक मैच को स्पॉन्सर करने से लेके, एक मैच में मतलब सब कुछ करने से लेके उसे फाइनल टेलीकास्ट करने तक, ब्रॉडकास्ट करने तक, इनका सारी एक्टिविटीज़ जो है सब कमर्शियल एक्टिविटीज़ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप एंटरप्राइज के दायरे में नहीं आएंगे? तो आप नॉट फॉर प्रॉफिट हो सकते हैं लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ कमर्शियल है, ये DG ने बोला। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट सबमिट हुई। अब उन्होंने बोला कि हाँ भाई बात तो सही है। उन्होंने बोला कि CCCI holds that organizing events are definitely economic activity as there is dimension to organizational activities of the BCCI। मतलब उन्होंने भी यही पाया कि हाँ भाई आपकी एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपने आप को रजिस्टर तो किया है, लेकिन आप की जो एक्टिविटीज़ है सारी कमर्शियल नेचर की है, और कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी मार्केट को और इकोनॉमी को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो इसीलिए आपको हम एंटरप्राइज मानते हैं। तो इस केस में हुआ कि BCCI को एंटरप्राइज माना गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ नोट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, शॉर्ट वीडियो थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।